भारत में डांस का मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है ना। यहाँ तो डांस कहानियां सुनाता है, प्रार्थना का रूप ले लेता है और कभी-कभी तो लोगों की आत्मा की आवाज बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई एक ही डांस प्रार्थना भी हो सकता है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी और एक पूरे के पूरे समाज की पहचान भी? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारत में डांस की दुनिया कैसी है। मोटे तौर पर देखें तो इसके दो अलग अलग पहलू हैं। एक है जो बिल्कुल सहज है, स्पॉन्टेनियस, और दूसरा है जो पूरे कायदे कानून और शास्त्रों पर आधारित है। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जो क्लासिकल डांस हैं उनकी जड़ें नाट्य शास्त्र जैसे हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलती हैं। इनको सीखने में सालों की मेहनत लगती है। दूसरी तरफ है लोक नृत्य, जो किसी किताब से नहीं बल्कि सीधे लोगों की जिंदगी से, उनकी स्थानीय परंपराओं से निकलते हैं। तो ये जो लोक नृत्य है ना, ये असल में समुदायों की जिंदगी का एक आईना होते हैं। मतलब रोज के कामकाज, फसल की कटाई, शादी ब्याह, हर खुशी के मौके पर ये डांस देखने को मिल जाते हैं। इनके कपड़े, इनका संगीत, सब कुछ एकदम लोकल होता है, वहां की मिट्टी से जुड़ा हुआ। और सबसे खास बात, इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती। ये तो बस पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को देखकर, साथ नाचकर आगे बढ़ता जाता है। तो चलिए इसी लोक नृत्य की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, और इसके लिए हम चलते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में, जहां लोक नृत्यों का आप कह सकते हैं एक पूरा का पूरा खजाना छिपा है। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है ना, वो वाकई में संस्कृतियों का एक संगम है। सोचिए, वहां सैकड़ों अलग अलग समुदाय रहते हैं और हर एक समुदाय अपनी यूनिक हेरिटेज को, अपनी विरासत को डांस और म्यूजिक के जरिए जिंदा रखता है। सच में एक कल्चरल मोज़ाइक जैसा ये पूरा इलाका। जैसे नागालैंड का वो जोश से भरा वो डांस, या फिर मिजोरम का वो मशहूर बैम्बू डांस जिसे चिराव कहते हैं, मेघालय का वांगला डांस जिसे 100 ड्रम डांस भी कहा जाता है, या फिर असम का एनर्जी से लबालब बिहू। हर डांस की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग पहचान है, जो उस जगह की आत्मा को हमारे सामने रखती है। अब इन्हीं में से एक बहुत ही खास, बहुत ही अनोखे डांस पर हम अपना ध्यान लेकर आएंगे। इसका नाम है सत्रिया। और ये सिर्फ एक डांस नहीं है, बल्कि ये एक साधना है, एक पूजा है, जिसका जन्म हुआ था असम के वैष्णव मठों में। एक समय था, जैसा कि ये कोट बताता है, कि ये कम जानी पहचानी डांस फॉर्म एक जमाने में सिर्फ गांव के पुरुष, साधु संत नर्तकों तक ही सीमित थी। मतलब ये एक ऐसा छिपा हुआ खजाना था जो सदियों तक दुनिया की नजरों से बिल्कुल दूर था। तो सवाल उठता है कि ये सत्र आखिर हैं क्या? दरअसल ये 16वीं सदी में बने वैष्णव मठ हैं। लेकिन ये सिर्फ पूजा पाठ की जगहें नहीं थीं, ये तो कला और संस्कृति के बड़े सेंटर्स थे, जहां 500 सालों से भी ज्यादा समय तक सत्रिया डांस को एक पूजा की तरह सहेजा गया, उसे निखारा गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इन मठों की चार दीवारी के अंदर डांस कोई पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये तो एक आध्यात्मिक अनुशासन था, भक्ति का एक तरीका था, ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम था, एक तरह से जीने का एक तरीका था। तो फिर सवाल यह है कि ये पवित्र अनुष्ठान, ये पूजा मठ की दीवारों से बाहर निकलकर नेशनल स्टेज तक आखिर पहुंचा कैसे? इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी है। ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि सदियों लंबा था। सोचिए, 16वीं सदी में महान संत श्रीमान शंकर देव ने इसकी नींव रखी थी, और वहां से लेकर आजादी के बाद दशकों तक एक लंबा संघर्ष चला। सत्रिया को अपनी नेशनल पहचान पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। इस पूरे सफर में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट आया 1985 में, जब असम अकॉर्ड पर साइन हुए। तो उसमें यह वादा किया गया कि असम की सांस्कृतिक विरासत को बचाया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा और बढ़ावा दिया जाएगा। इस एक वादे ने सत्रिया को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की जो मुहिम चल रही थी, उसे एक नई जान दे दी। और फिर आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आया साल 2000 में, जब संगीत नाटक अकेडमी ने ऑफिशियली सत्रिया को भारत की एक मेजर डांस ट्रेडिशन, यानी एक प्रमुख नृत्य परंपरा के तौर पर मान्यता दे दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस राष्ट्रीय पहचान के साथ साथ कुछ नई चुनौतियां भी आईं, और कुछ ऐसे गहरे बदलाव हुए जिसने इस डांस के पूरे रूप को ही बदल कर रख दिया। हुआ ये कि इस मान्यता ने सत्रिया को मठ के उस पवित्र, उस डिसिप्लिन माहौल से बाहर निकालकर दुनिया के सेक्युलर स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। अब इससे डांस की एक नई पहचान तो बनी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ ही कई नए चैलेंजेस भी खड़े हो गए। इस बदलाव को ऐसे समझिए, एक तरफ थे मठ में रहने वाले वो पुरुष साधु जो इसे एक साधना, एक पूजा की तरह करते थे,
और दूसरी तरफ हैं आज के कॉन्सर्ट स्टेज पे परफॉर्म करती हुई शहरी महिलाएं। ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही गहरा बदलाव है। तो कुल मिला के देखें तो जो डांस पहले सिर्फ आध्यात्मिक भक्ति की एक कला थी, वो अब असमिया कल्चरल आइडेंटिटी का, वहाँ की सांस्कृतिक पहचान का एक मजबूत सिंबल बन गया। यानी कि इसका मकसद और मतलब दोनों ही पूरी तरह से बदल गए। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं कि जब कोई पवित्र अनुष्ठान एक राष्ट्रीय प्रतीक बन जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हासिल होता है, और शायद क्या कुछ खो भी जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की वाकई जरूरत है।